अगला जो टॉपिक नंबर है, टॉपिक नंबर होगा 4, दैट इज उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। टोटल कितने कवर करने हैं? 33 टॉपिक कवर करने हैं। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन, एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती हैं। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ यानी चट्टान, जलवायु दशाएं जैसे कि वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय, चाहे वो दीर्घकालिक हो या अल्पकालिक, उन समय पर भी निर्भर करती हैं। प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन का जो तरीका है, तो विभाजन जो है वो गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, बुंदेलखंडी मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्याचल शैल की मिट्टियाँ। गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियों में देखेंगे तो बांगर एवं पुरानी जलोढ़ मृदा का पाया जाना, खादर एवं नवीन जलोढ़ मृदा। तो जो बांगर मिट्टी है, बांगर मिट्टी की विशेषता क्या है? तो बांगर मिट्टी के पहले नाम तो इसके अन्य नाम जैसे कि दोमट मिट्टी, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़, उपरहार मिट्टी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है बांगर मिट्टी को। इसमें खनिज की जो प्रचुरता है बांगर मिट्टी में फास्फोरस एवं चूना पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। जो बांगर मिट्टी का अन्य नाम है उपरहार मिट्टी, तो ये बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को नाम दिया गया है उपरहार मिट्टी। उर्वरता की अगर बात करोगे खादर मिट्टी की, तो खादर मिट्टी की उर्वरता बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है। खादर मिट्टी की विशेषता है कि हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली मिट्टी होती है। इसमें खनिज की उपलब्धता में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। खादर मिट्टी का जो विस्तार हो नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में आपको मिलेगा। खादर मिट्टी का अन्य नाम नवीन जलोढ़, कछारी मिट्टी, सिल्ट बलुआ मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी आदि नाम से खादर मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी यानी उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी से विशेष तथ्य, जैसे कि भाबर जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी का पाया जाना, और वह क्षेत्र जहां नदियां क्या है लुप्त हो जाती हैं, भाबर पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में जो दिया गया नाम है सिक्का मिट्टी, करियाल मिट्टी एवं धनका मिट्टी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ जलोढ़ मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं, लाल बलुई मृदा, तराई मिट्टी है, लवण प्रभावित मिट्टियां हैं, लाल और पीली मृदाएं हैं, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां हैं, मृदाएं। बुंदेलखंडीय मृदा के जो प्रकार हैं यहाँ पर देखेंगे तो बुंदेलखंडीय जो मृदा है इनके अन्य नाम होगा जैसे कि परवा या पड़वा मृदा, माड़ मृदा, माड़, तो अक्सर आपसे पूछा जाता है माड़ मृदा के बारे में, तो बुंदेलखंडीय मृदा होगी। राकर मृदा, भोटा मृदा आदि। बुंदेलखंडीय मृदा क्षेत्र का जो विस्तार है वह जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में है। बुंदेलखंडीय जो मिट्टी है वह उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पठार की मिट्टियां हैं। लाल मिट्टी से संबंधित विशिष्ट तथ्य हैं। लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में पाया जाता है। लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, एवं दलहन आदि। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी है, जीवांश, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है।
लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो बालूमय लाल शैलों के अपक्षय द्वारा होता है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में मिलता है। इसके बाद जो है आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रवार मृदा अपरदन की प्रकार हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आपको मृदा अपरदन जो है देखने को नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो अवनालिका अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है, साथ ही साथ वायु अपरदन भी है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में जलीय अपरदन होता है, परत अपरदन जो कि विशेष रूप से प्रभावी है पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में रेल अपरदन है जो कि विशेष रूप से प्रभावी है, साथ ही जलीय अपरदन भी है। अपरदन आप समझ रहे हो ना, मिट्टी का जो बहाव है, कटाव है, उड़ना, ये सब जो मिट्टी की किसी भी तरह मिट्टी का क्षय होना मृदा अपरदन होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रभावित जो जिले हैं कौन से हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र है। और पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे, ऊपर देखा आपने पश्चिमी रीजन, और ये हो जाएगा मथुरा एवं आगरा। जलीय अपरदन में आप देखोगे तो पूर्वांचल यानी पूर्वी रहा, और दक्षिणी छोर का जो है ये छोर रहा यूपी, तो पूर्वांचल और ये। तो जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो क्षेत्र होगा वह हिमालय का क्या होगा, तराई प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो यह शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है। जलप्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ढूंढ मृदा के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो काली मृदा है इसको किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर, करेल या कपासी मृदा आदि नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, और अगला पेज पर अगला जो आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर आपका 5 होगा, दैट इज उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश वन्य क्षेत्र है उत्तराखंड में चला गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मात्र 6.15% क्षेत्र, जो कि इंडियन जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मात्र 6.15% क्षेत्र जो है वो वनावरण है। वृक्षावरण क्षेत्र देखेंगे तो 3.08% है, और वन और वृक्षावरण जो मिलाकर हो जाएगा वह हो जाएगा 9.23%। वन प्लस वृक्ष, तो वन वृक्ष आवरण 9.23% है, वृक्षावरण क्षेत्र 3.08% है, जबकि वन आवरण जो है वो 6.15% है। तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। कब तक, 2023 में नई रिपोर्ट आएगी जो कि 24 तक पब्लिश होगी। तो 2023 में एग्जाम होंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसके बाद वन स्थित रिपोर्ट पढ़ने से पहले यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की वन नीतियों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब की है, तो वर्ष 1952 है। ईयर भी पूछ लेगा, प्रथम वन नीति उत्तर प्रदेश तो 1952, द्वितीय वन नीति 1988। उत्तर प्रदेश वन नीति का जो संचालन है वह वर्ष 1998 से हो रहा है। वर्तमान जो स्थिति है वह राज्य वन नीति 2017 जो है वो लागू जो है। तो लेटेस्ट जो नीति चल रही है उत्तर प्रदेश वन नीति 2017, जो कि उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर लागू है। तो सबसे पहले यदि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब आई, तो वर्ष 1952। उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन कब प्रारंभ हुआ है, वर्ष 1998, और वर्तमान में वर्ष 2017 वाली राज्य वन नीति 1998 की जगह क्या है, लागू है। वनों से क्या क्या लाभ हैं, तो वनों से होने वाले लाभ, जैसे कि वन होगा तो भाई बीड़ी बनाने हेतु जो तेंदू वृक्ष है इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। बीड़ी यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए बीड़ी बनाने हेतु किस वृक्ष के पत्तों का यूज होता है, तो तेंदू वृक्ष है। कत्था की प्राप्ति के लिए खैर वृक्ष का प्रयोग होता है। तो भाई वन आप लगाएंगे
तो वहाँ पर आपको वृक्ष इस तरह के आपको मिलेंगे, लगाएंगे तो इस तरह का आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में जो है साल, चीड़, सागौन, देवदार आदि वृक्षों का प्रयोग करके जो है स्लीपर बनाए जाते हैं, सीटें। इसके बाद इमारती लकड़ी के रूप में साल, सागौन का भी प्रयोग होता है। कागज उद्योग में बेंत एवं बांस का प्रयोग होता है। बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति हेतु चीड़ वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपको वनों के जो है वो लाभ देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार की अगर बात करोगे तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और 4 ऑप्शन आपको दे दे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में लिखते उपरोक्त सभी, तो आप ऑप्शन लगाएंगे उपरोक्त सभी। इसके बाद पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। उत्तर प्रदेश कुल वन आवरण जो क्षेत्र है वह 14,817.89 वर्ग किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन आवरण है वह 6.15% है। उत्तर प्रदेश में अति सघन जो पाए जाते हैं तो अति सघन वन का प्रकार 1.09% है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। मध्यम सघन वन का जो प्रकार है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.67% है, जबकि खुले वन का जो प्रकार है वह 3.39% कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, खुले वन है। अति सघन का मतलब जो डेंसिटी की अगर बात की जाए, जैसे कि जो अति सघन वन होगा यहाँ पर आप जो वृक्षों का घनत्व तो होगा वो लगभग जो है 70% से अधिक ही देखने को मिलता है। मध्यम वन जो होंगे यहाँ पर आपको जो है इस तरह में जो वन होंगे, इन वनों में जो वृक्षों का घनत्व होगा लगभग 40 से 70% के बीच मिलेगा और 10 से 40 जो होगा खुले वन होंगे, बिल्कुल 10 से 40% का घनत्व मिलेगा। और 10 से कम होगा तो झाड़ियों में काउंट करोगे, झाड़ी होते हैं, वन होते ही नहीं। झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियाँ का जो क्षेत्रफल है वह है 563.38 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल कितना है 0.23%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जो जिला है वह है सोनभद्र, सबसे अधिक, उससे कम चंदौली है, फिर चित्रकूट है। तो टॉप 3 है ये। न्यूनतम वन क्षेत्र सबसे कम भदोही है और सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के मामले में सोनभद्र है, उससे ऊपर मैनपुरी, फिर थोड़ा देवरिया है। वहीं पर अधिकतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत अगर है तो वन क्षेत्र प्रतिशत में सोनभद्र है और न्यूनतम में भदोही है। तो क्षेत्र प्रतिशत में भी भदोही है और क्षेत्रफल में भी न्यूनतम भदोही है। तो न्यूनतम वाला याद रखो, बाकी ये आपको रैंक याद रखना है। एटलीस्ट टॉप 3 या लोवेस्ट 3 आपको याद रखने ही। तो टॉप वाले में आप देख सकोगे चाहे प्रतिशत पूछा जाए चाहे क्षेत्रफल, आप सोनभद्र ही क्या है लगाएंगे। न्यूनतम में भी दोनों में क्या है, भदोही है। लेकिन अगर पूछा जाए तो यहाँ पर चंदौली आ जा रहा है, चित्रकूट है, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, इस तरह हम देख पा रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत सोनभद्र, अधिकतम वन क्षेत्रफल सोनभद्र, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत दोनों क्या है, सब भदोही। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला है आपका उत्तर प्रदेश वन महोत्सव है। इससे संबंधित तथ्य है कि उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का जो प्रारंभ है वह जुलाई 1952 ईस्वी में हुआ है। वन महोत्सव जो सप्ताह है उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह 1 से लेकर के 7 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम जो सप्ताह है वह मनाया जाता है। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में यानी 1 से लेकर के 7 जुलाई के मध्य उत्तर प्रदेश में हर साल वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ इसका जुलाई 1952 में हुआ है।
वन महोत्सव आंदोलन का जो मूल आधार है वह वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। अगला फैक्ट है कि वनों पर जो आधारित उत्तर प्रदेश की प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिला एवं क्षेत्र है। बेंत फर्नीचर, माचिस, कत्था एवं प्लाईवुड उद्योग से संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है वो बरेली है, नजीबाबाद है और ज्वालापुर। तो आपके एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, माचिस के लिए बरेली, तो माचिस उद्योग के लिए बरेली जिला है। साथ ही कत्था एवं प्लाईवुड भी पूछा जा चुका है। तो प्लाईवुड, फर्नीचर ये वगैरह क्या है सब आपकी, कत्था ये सब नजीबाबाद, ज्वालापुर। ठीक है, तो माचिस के लिए बरेली आपके एग्जाम में पूछा गया है, कत्था प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद। कागज उद्योग के लिए सहारनपुर है, पूछा जा चुका है। लकड़ी के खिलौने के लिए सोनभद्र, वाराणसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लकड़ी खिलौने के लिए वाराणसी। खेल के सामान के लिए आगरा, मेरठ पूछे जाते हैं। तो खेल का सामान क्या है, मेरठ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने इन सभी के लिए है मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। तो ये ध्यान देना है, अगर लकड़ी के खिलौने की बात की जाएगी तो वाराणसी, सोनभद्र जाना है। वहीं पर चीनी, मिट्टी के खिलौने की बात की जाएगी तो आप मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली। तो खासकर आपको चीनी मिट्टी के खिलौने से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मिर्ज़ापुर पूछे गए हैं, झांसी पूछे गए हैं। ठीक है, सहारनपुर वगैरह आपका कागज़ के उद्योग के लिए पूछा गया है, लकड़ी की नक्काशी वगैरह के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ वर्ष 1979 ईस्वी में हुआ है, 1979 में। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ हुई है। वृक्षारोपण विस्तार योजना वर्ष 2007-8 में भी जो है, तो बांस रोपण एवं वन सुधार योजना, वृक्षारोपण विस्तार योजना, साथ ही वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, इन सभी की जो शुरुआत है कब हुई है, 2007-8 में। और लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना और सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब का है, तो लखनऊ वृक्षारोपण 2004-5 का है, सघन वृक्षारोपण 2005-6 का है। वहीं पर वन श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक बीमा योजना का जो प्रारंभ है वह वर्ष 1989-90 ईस्वी में किया गया है। अगला जो फैक्ट संबंधित है वो है ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी। तो ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी का प्रारंभ 7 नवंबर वर्ष 2015 में की गई है, जिसकी विशेषता है कि 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। तो ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी का प्रारंभ 7 नवंबर 2015 को हुआ और प्रारंभ होने के बाद इसने जो है रिकॉर्ड बनाया 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो है वो 22.5 करोड़ पौधरोपण जो है वो संपन्न हुआ। तो 2015 में 7 नवंबर को स्टार्ट हुआ और 2019-20 आते आते क्या है 22.5 करोड़ पौधरोपण संपन्न हुआ ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी के माध्यम से। तो टॉपिक 5 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक नंबर है 6, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 ईस्वी में की गई थी। वन्यजीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना है। उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो बाघ अभ्यारण्य है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत है और अमनगढ़ है। तो वर्तमान में टोटल जो है भारत में कितने हैं, 54 टाइगर रिजर्व हैं दोस्त। और 54वां जो टाइगर रिजर्व है वह उत्तर प्रदेश रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा, रानीपुर। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में होगा, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में होगा। और बुंदेलखंड रीजन का जो है पहला होगा। तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 हैं।
दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। टोटल कितने हैं भारत में? 54 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा जो है एमपी और महाराष्ट्र में है, जहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। तो यूपी स्पेशल याद रखिएगा 4 टाइगर रिजर्व हैं। और उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है, आप जानते हो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, और इसी में जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया दुधवा को। तो दुधवा टाइगर रिजर्व की घोषणा कब की गई है? 1987 में। दुधवा आप जानते हो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और दुधवा जो टाइगर रिजर्व है यह मुख्यतः लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है। और दुधवा ही टाइगर रिजर्व के अंदर आप देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य आपको यहीं पर मिलेगा। बाकी आप टाइगर रिजर्व जानते हो भाई, टाइगर रिजर्व जो है वह नेचुरल जो प्राकृतिक स्थल होगा उस क्षेत्र को आप कहोगे जहाँ पर पूर्ण रूप से जो टाइगर हैं उनके संरक्षण के लिए जो है वो आरक्षित किए जाते हैं, ताकि वहाँ पर जो बाघ हैं अपने इच्छा अनुसार रह सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। और जो टाइगर रिजर्व होता है वहाँ पर जो मानव गतिविधियाँ हैं पूर्ण रूप से क्या है, प्रतिबंधित होती हैं। और कोई भी अगर राज्य सरकार चाहे कि उस रीजन को जो है वो प्राकृतिक स्थल को है टाइगर रिजर्व में घोषणा अगर करना चाहे तो उसके लिए जो है वह राज्य सरकार जो केंद्र का जो एक मंत्रालय होता है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इसी मंत्रालय के अधीन जो है एक निकाय होता है NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। और इन्हीं की वेबसाइट पर आए जाएंगे तो आपको पूरा टाइगर रिजर्व की लिस्ट मिल जाएगी। तो जब राज्य सरकार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन निकाय यानी NTCA से जब अनुमोदन मिल जाता है तो टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी जाती। तो ये कहानी है। इसके बाद आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, एक होता है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, ईयर अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973, ठीक है, तो अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी। तो सब उन्हीं के कार्यकाल का है जो वन नीति वगैरह है, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रेमी रही हैं। तो इन सब बातों को ध्यान देना है। तो वर्तमान में पूरे भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं, 4 उत्तर प्रदेश में है। पहला टाइगर रिजर्व आप जानते हो जो भारत ही नहीं पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। और यही जो है 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व होगा। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है, 6 है। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा, 1987 में घोषणा की गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ नोटिफिकेशन अगर बात करोगे तो नोटिफाई जो किया गया घोषणा दुधवा की, ठीक है, तो दुधवा की घोषणा वर्ष 2010 में की गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमनगढ़ को किया गया घोषित। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और इसकी घोषणा वर्ष 2012 में की गई है। इसके बाद वर्ष 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो कि T×2 ये टाइगर पुरस्कार भी पा चुका है। इस बार तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रहा, इसके पहले पीलीभीत ही रहा है। T×2 टाइगर को दुगना करने का पुरस्कार। तो पीलीभीत कब नोटिफाई किया गया? 2014 में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। और 2022 में चौथा जो टाइगर रिजर्व बना वह रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, बुंदेलखंड रीजन का पहला। तो ये सब टाइगर रिजर्व से संबंधित तथ्य रहे इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ और नोट कर लो कि भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है तो वह नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। सबसे चौथा पूछा जाता है तो मोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का होगा। और क्या पूछा जा सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया
तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया एक रहे हैं आपके कैलाश सांखला, जो कि महान प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी रहे हैं। नाम क्या? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। ठीक है। बाकी टाइगर सेंसस अभी जो 2018 वाला रहा, जानते हो टाइगर सेंसस हर साल जो है, यानी हर प्रत्येक 4 साल पर जो है टाइगर सेंसस रिलीज होता है। तो बाघ दिवस आप जानते हो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को 2023 में आप देखिएगा 2022 वाला पब्लिश आपको मिलेगा, है ना। तो उसी दिन जनरली करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टाइगर सेंसस। आप पढ़े हो 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो टोटल टाइगर है 2967 है, 2967 है, सबसे ज़्यादा एमपी में है। ठीक है। तो ये सारे तथ्य हैं, अब ज़्यादा डिटेलिंग नहीं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। यूपी स्पेशल को कवर करूँ, 4 हैं, याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व को मिलाकर। रानीपुर लोकेटेड कहाँ है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, अमनगढ़, बिजनौर, पीलीभीत, दुधवा, लखीमपुर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर हैं। तो नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर है? या लखनऊ में जो लोकेशन है चिड़ियाघर जिसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन। तो जो लखनऊ चिड़ियाघर आए होंगे यहाँ पर गए होंगे। दूसरा यहाँ पर कानपुर प्राणी उद्यान है। और तीसरा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह गोरखपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आप पूछें कि टोटल उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर कितने हैं? तो टोटल जो है उत्तर प्रदेश में 9 चिड़ियाघर हैं दोस्तों। 9वां चिड़िया जो घर है वह शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर का है। बरेली में भी चल रही है बात खुलने की, अगर वहाँ खुल जाता है तो 10 हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आप याद रखिए टोटल जो चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश में वह 9 चिड़ियाघर हैं। मान लो पूछ ले संख्या तो 9 चिड़ियाघर। ठीक है। 9वां ही जो है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर का है। ठीक है। आगे बढ़ो। अगला है आपका उत्तर प्रदेश की वन्य जीव विहार एवं संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में टोटल वन्य जीव विहार 11 हैं। कितने हैं दोस्त? 11 वन्य जीव विहार हैं। तो सबसे पहले जो है जो स्थापित हुआ चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होगा। वर्ष होगा 1957 ईस्वी। तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला या सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, वन्य जीव विहार कौन सा है, तो होगा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। कब? वर्ष 1957 ईस्वी में। तो सबसे पहला यही है आपका। फिर 1972 में जो है वो किशनपुर होता। 1972 किशनपुर, लखीमपुर खीरी का। इसके बाद 1976 कतरनिया घाट है। 1977 रानीपुर है। 77 में ही महावीर स्वामी रहे हैं 1977। फिर 79 में जो है वो राष्ट्रीय चंबल होता है। ठीक है। 1979 में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा इटावा। इसके बाद कैमूर होते हैं। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में लोकेटेड है और वर्ष होगा 1982 में स्थापित हुआ। उसके बाद दिया हुआ है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। तो हस्तिनापुर वर्ष 1986 है दोस्त, 1986 में स्थापित हुआ। सोहागी है तो 1987 में, 1987 में स्थापित हुआ। 1988 में सोहेलवा वन्य जीव विहार स्थापित होता है 1988 में। इसके बाद कछुआ बचा हुआ है। तो कछुआ जो है 1989 में। ठीक है। 1989 में स्थापित होता है। तो उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं? 11 वन्य जीव विहार हैं। पहला वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि 1957 में स्थापित हुआ। और क्या पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एरिया वाइज में अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार कौन सा है, तो याद रखने का तरीका याद रखो। हस्ती बोलते नहीं, तुम्हारी हस्ती कितनी बड़ी है, तो सबसे बड़ी हस्ती तो हस्तिनापुर। इस तरह ही याद रखिएगा दोस्त। एरिया अगर बात करोगे तो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया हस्तिनापुर का। उसके बाद यदि पूछा जाता है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है,
तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में लोकेटेड है, जो कि इसका जो एरिया है वो 5.41 किलोमीटर का है दोस्त। तो इस तरह आपने वन्यजीव विहार कवर कर लिया। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार कितने हैं? 11 वन्यजीव विहार हैं। सबसे पुराना कौन सा है? तो याद रखने का तरीका क्या है, लोग बोलते नहीं जनरली कि अब तो चंद लोग बचे हैं, है ना, चंद लोग तो बहुत पुराने हो गए, चंद ही लोग बचे हैं। तो चंद यानी चंद्रप्रभा, पुराना यानी सबसे पहला, तो याद रख लोगे ऐसे ट्रिक से। सबसे बड़ा कौन सा है? तो हस्ती बड़ी होती है, तो हस्ती की बात होगी जब भी लोग बस बोलते हैं कितनी बड़ी हस्ती है तुम्हारी, तो हस्तिनापुर याद रखिएगा। सबसे छोटा जो है वो ललितपुर लल्ला वाला होगा, छोटे बच्चे को जनरली बोलते हैं लाल लल्ला, ललितपुर का होगा, तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। और इससे ज़्यादा कब्ज नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव विहार के बाद उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल पक्षी विहार कितने हैं दोस्त? 14 पक्षी विहार हैं। कितने? 14। सबसे पुराना, सबसे पहला जो है कौन सा पक्षी विहार है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसका पुराना नवाबगंज पक्षी विहार रहा है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से हो गया है। तो कहाँ पर लोकेटेड है? उन्नाव में है, और इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। 1984। ठीक है, थोड़ा करते हैं कि 14 का 14 दिखे आपको। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार 14 हैं। सबसे पहला कब का बना है? तो सबसे पहला जो स्थापित हुआ है 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ दोस्त। तो सबसे पुराना, सबसे पहला हो गया नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका अब नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद है। दूसरा है समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार है। तो समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार 1987 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1987 में स्थापित हुआ। पटना वन्यजीव विहार 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो 1990 में बेसिकली 3 रहे हैं, एक तो आपका पटना रहा है, पार्वती रहा है, और विजय सागर। तो 1990 में ये भी बना, 1990 में ये भी स्थापित हुआ। लाख बहोसी पक्ष वन्यजीव विहार, तो ये पक्षी विहार जो है 1988 का है। ठीक है। सांडी की बात करोगे, सांडी भी 1990 में है। तो 1990 में 14 है, 14 में 1990 में जो स्थापित हुए, 7/1990 में ही इस्टेब्लिश्ड हो गए थे। तो सांडी भी रहा 1990, और ओखला भी 1990 में ही स्थापित हुआ। और बखीरा भी 1990, कहाँ गया बखीरा? बखीरा ये है, तो ये भी बखीरा भी 1990 का है। एक 1990 में और रहा है शमान, तो 1990 का शमान भी है आपका, जो कि मैनपुरी में लोकेटेड हो। डॉक्टर भीमराव 2003 में स्थापित हुआ। जयप्रकाश नारायण सुराहताल पक्षी वन्यजीव विहार 1991 का है, 1991 में स्थापित हुआ। सबसे लेटेस्ट जो है 2016 का ये रहा है शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। और क्या बच रहा है? सूर सरोवर। तो सूर सरोवर जयप्रकाश 1991 के ही है, तो 1991 में ये स्थापित हुए। तो सबके आपने ईयर वाइज देख लिए। तो आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं? तो 14 हैं। सबसे पुराना पक्षी विहार यदि पूछा जाता है तो नवाबगंज पक्षी विहार या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार होगा, 1984 में स्थापित हुआ। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है लाखों में एक होगा, यानी लाख बहोसी है, जिसका एरिया जो है वो 80.24 वर्ग किलोमीटर होगा। तो लाखों में एक यानी सबसे बड़ा लाख बहोसी, याद रखो इस तरह। और एरिया वाइज में सबसे बड़ा लाख बहोसी, सबसे छोटा जो है 2016 वाला लेटेस्ट है, यानी शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार, जिसका एरिया मात्र और मात्र 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, आधा भी नहीं है, 0.0 वर्ग किलोमीटर है दोस्त। ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं? तो 14 हैं। कौन सा पक्षी विहार किस जिले में लोकेटेड होगा? तो एरिया भी यानी जिला भी आपको मिलान करने को पूछ लेता है आपके एग्जाम में। सबसे पुराना कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर है। सबसे बड़ा लाख बहोसी होगा, और सबसे छोटा एरिया वाइज में शेखा झील पक्षी विहार
अलीगढ़ वाला होगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो शहीद चंद्रशेखर उन्नाव में है, समस्तपुर रायबरेली, पटना एटा में है, लाख बहूसी कन्नौज है, सांडी हरदोई होगा, ओखला गौतम बुद्ध नगर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ में होगा, विजय सागर महोबा है, पार्वती अर्गा गोंडा में है, सूर सरोवर इटावा में होगा, शमान पच्छी मैनपुरी में होगा, बखीरा संत कबीर नगर है और शेखा झील अलीगढ़ होगा, जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित सुराताल हो जाएगा, यानी बलिया बिहार के आसपास। ठीक है, बलिया यूपी का ही है, सबसे पूर्वी जिला। भाई यूपी में क्या पढ़ के आ रहे हो, सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया होता है। सबसे उत्तरी जो है वो सहारनपुर रहा है, सबसे पश्चिमी देखोगे तो शामली रहा है और सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट रहा सोनभद्र रहा। सोनभद्र 4 राज्यों को छूने वाला, एमपी इधर से घेरे हुआ था, छत्तीसगढ़ रहा, झारखंड और बिहार रहा, 4 राज्यों से घिरा हुआ। तो इस तरह याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नोट क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि टाइगर रिजर्व की संख्या यहाँ पर 3 दी गई है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां है भारत का और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, और बुंदेलखंड का पहला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में मछली की प्रजातियों में क्या है, सिंघी, कट्टा, मत्स्य, वित्तल, हिल्सा, ईल, सौल, क्यूचिपा, तेगन, ट्राउट, पड़हिन, लाबी, रसेला, मृगाल है, मांगुर है, रोहू है। तो रोहू मांगुर आपने सुना होगा। इटावा सफारी पार्क के बारे में प्रमुख तथ्य है। इटावा सफारी पार्क की जो स्थापना है वो एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया गया और यह पर्यटन विकास हेतु जो है स्थापित हुआ था। इटावा सफारी पार्क में जो प्रमुख जीव हैं, भालू मिलेंगे आपको, तेंदुआ, हाथी, हिरण, शेर। वन जीव संरक्षण हेतु योजनाएं क्या है उत्तर प्रदेश की, तो मयूर संरक्षण केंद्र जो कि वृंदावन एवं मथुरा में, कछुआ पुनर्वास योजना जो कि गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण हेतु है, घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना जो कि मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु योजना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये चंदौली है जो कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, सब पढ़ के आ रहे हो अभी। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में लोकेटेड है। लखीमपुर खीरी आप जानते हो एरिया वाइज में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में ये शामिल हुआ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और नोटिफाई 2010 में हुआ। इसके बाद आप देखोगे 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा जो प्रदान किया गया है वो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पीलीभीत 4 हैं आप जानते हो, दुधवा हो गया आपका। इसके बाद अमनगढ़ 2012 में नोटिफाई होता है, 2014 में पीलीभीत और 2022 में जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में होगा, दुधवा लखीमपुर खीरी है। अगला फैक्ट है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह यानी 1 से लेकर के 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के माह के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर के मध्य। तो महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रामसर स्थल दिया है, रामसर स्थल के बाद पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और इससे पहले यहाँ पर हम लोग वन्य जीव संबंधित थोड़ा और तथ्य देख ले। तो जैसे कि पूरे देश में जो प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी तो वह उत्तर प्रदेश में हुई थी वर्ष 1956 ईस्वी में। तो देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 ईस्वी में हुई थी। और देश में जो वन्यजीवों की संरक्षण की सर्वोच्च संस्था है वह कौन सी है, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड होता है दोस्त, भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो देश की प्राइम मिनिस्टर यानी वर्तमान में
प्रधानमंत्री मोदी जी है। और इससे संबंधित आपका वन्य और प्राणी सुरक्षा अधिनियम भी पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है आपका, ठीक है। तो आपसे ईयर भी पूछ लिया जाता है, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1900 कब का है, 72 का है। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, 1973 का है, ठीक है। तो ये सब पूछे जाते हैं। और आप जानते हो 42वां जो संविधान संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत वन तथा वन्य प्राणी सब्जेक्ट को है किसमें शामिल किया गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। तो 3 सूचियाँ होती आप जानते हो, स्टेट की हो गई, सेंट्रल हो गई। तो सेंट्रल वाली यूनियन लिस्ट हो जाती, स्टेट की हो जाती है, दोनों को मिला दो तो समवर्ती कनकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रामसर स्थल की ओर। तो वर्तमान में पूरे भारत में कितने हैं, तो आज़ादी के 75वां वर्ष पहले जो है टोटल जो है 75 भारत में रामसर स्थल हो गए हैं। कितने, 75, ठीक है। तो यूपी अगर बात की जाए तो यूपी में जो है रामसर स्थल कितने हैं, तो 10 रामसर स्थल हैं। 75 से पहले जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हुआ करते थे, लेकिन जब टोटल 75 रामसर साइट हो गई पूरे भारत में, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में हो गए। 14 रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में। तो पहले स्थान पर राज्य जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 रामसर स्थल हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कितने हैं, तो 10 रामसर स्थल हैं। हो सकता है पूछ ले कौन सा रामसर स्थल किस जिले में लोकेटेड होगा, मिलान करने को भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट जो है वो बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि संत कबीर नगर में, यह जून 2021 में शामिल हुआ है। तो 10 को 10 लिस्ट आप देख लीजिए। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव का रामसर स्थल, पार्वती अर्गा गोंडा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार। तो आपने वन्यजीव और पक्षी विहार याद है तो लोकेशन आप अपने आप याद कर लेंगे। समसपुर रायबरेली में है, सांडी हरदोई है, सरसई नवार इटावा होगा, सूर सरोवर आगरा है, कीठम झील, सूर सरोवर कीठम झील भी कभी कभी पूछ लेगा, मान लो कीठम झील, तो सूर सरोवर है, कीठम झील है, ठीक है, कीठम झील, मान लो सूर सरोवर ने कीठम झील, तो यही है कीठम झील सूर सरोवर। इसके बाद जो है ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा तक रामसर स्थल के रूप में है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की हैदरपुर आर्द्रभूमि है। तो ये 10 रामसर स्थल हैं, इनको याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसी तरह आपने अभी तक जो है टॉपिक नंबर 1 से लेकर 3 से 4 से लेकर 5 तक पूरा का पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।